हेलो साथियों। आप सभी कैसे हैं? आइए सुनिए स्टडी में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आगे का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य किस प्रकार का था। तो आइए जानते हैं। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसे फुल वॉच जरूर करें। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों के शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को रिपोर्ट करते थे। राज्यपालों की मदद के लिए मंत्रिमंडल गठित किया जाता था। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार प्रांत की राजधानी है। इस राजधानी को सुदृढ़ सड़कों और चौड़े राजमार्गों द्वारा मौर्य साम्राज्य के अन्य राज्यों से जोड़ा गया था, ताकि सम्राट को शासन करने में कोई परेशानी न हो। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था। तो इनके शासन व्यवस्था के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का पता मुख्य रूप से मेगास्थनीज के वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वह अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन दिया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता, वरन दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता था। मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थी। उसमें स्त्रियां लोग राजा के शरीर की रक्षा करती थी। मेगास्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राणों का डर लगा रहता था, जिससे हर रात वह अपना शयन कक्ष बदलता था। राजा केवल युद्ध यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आते थे। शिकार के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राण दंड मिलता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। मतलब उसमें डर लगा रहता था, कहीं ना राजा को दुश्मन लोग मार दे, तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा किया हुआ था व्यवस्था उस समय। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर उपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का प्रयास करना चाहिए। सही बात है, ऐसा होना चाहिए, उसमें हुआ करता था। मंत्रिपरिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगास्थनीज ने दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या अधिक नहीं थे, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक विभाग थे, जैसे कोष, आकर, लक्षण, लवन, सुवर्ण, कोष्ठागार, पन्य, कुप्य, आयुधागर, पौतब, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, शूरा, शून, मुद्रा, विवित, धूत, बंधनागार, गौ, नौ, पत्तन, गणिका, सेना, संस्था, देवता आदि, जो अपने अपने अध्यक्षों के अधीन थे। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी। ये अन्य कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देते थे। गुप्तचर रहते थे, आज भी गुप्तचर है। हमारे देश के गुप्तचर किसी और देश में हैं, तो उसी प्रकार पहले भी हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में भी चरों की नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर शासन का वर्णन किया है, जो संभवतः किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रही होगी। अर्थशास्त्र में दो प्रकार की न्याय सभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारण प्रकार धर्मस्थ्य को दीवानी और कंट शोधन को फौजदारी की अदालत कहते हैं। दंड विधान कठोर था। शिल्पियों का अंग भंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राजकर न देने पर प्राण दंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंग छेद का दंड था। मेगास्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है।
भूमि के स्वामी कृषक थे। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी उसे सीता और शेष से प्राप्त भूमिकर का भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं पर चुंगी, तटकर, विक्रय कर, तोल और माप के साधनों पर कर, घूत कर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी राज्य को आय थी। अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जनहित कार्यों का निर्देश है, जैसे बेकारों के लिए काम की व्यवस्था करना, विधवाओं और अनाथों के पालन का प्रबंध करना, मजदूरी और मूल्य पर नियंत्रण रखना। मेगास्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और सभी को सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उचित भाग मिले, इसलिए नहरों और प्रणालियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया। इस बात का समर्थन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के सैन्य संगठन का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में 6 लाख से भी अधिक सैनिक सेना का प्रबंध युद्ध परिषद करती थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। इनमें से 5 समितियां क्रमशः नाव, पदाति, अश्व, रथ और गज सेना के लिए थी। एक समिति सेना के यातायात और आवश्यक युद्ध सामग्री के विभाग का प्रबंध देखती थी। तो कहने का मतलब है कि वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में इतने अच्छे से सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने का लोग प्रणाली बनाए हुए थे, व्यवस्थित किए हुए थे कि ये काम ये देखेंगे, ये काम ये विभाग देखेंगे। जैसे कि आज के डेट में जब ये सब हो रहा है सब सिलसिलेवार ढंग से कि राज्य को कोई और देखेगा, इस जिला में ये देखेगा, इस जिला में ये रहेगा, उसी प्रकार इस मौर्य समाज के काल में भी इसी तरह का प्रणाली बना हुआ था। मौर्य शासन के स्रोत। मौर्य शासन के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों के द्वारा पता चलता है। ऐसे कई ग्रंथ और स्मारक मिले हैं जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और उनके जीवन के बारे में हमें विभिन्न ग्रंथों और स्मारकों के द्वारा पता चलता है। इन पुस्तकों और स्मारकों के बारे में यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है, जो कि आगे है। प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक हैं, कौन कौन है आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता, इंडिका मेगास्थनीज, महाभाष्य पतंजलि, मालवी अग्निमित्रम कालिदास, ये इधर बुक है, इधर लेखक है। हर्षचरित वानभट्ट। और अभिलेख या शिलालेख का प्रमाण। अभिलेख से क्या, कौन कौन अभिलेख से क्या प्रमाण मिला था। अशोक के अभिलेख या शिलालेख से हमें कुछ प्रमाण मिले हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख से हमें मिले हैं। आगे का वीडियो हम कल लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 8 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। ज़्यादा लंबा होता है तो वीडियो देखने में मज़ा आता नहीं है। तो अगला जो भी पार्ट बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।